जराइम पेशा अफराद का ना तो कोई दीन होता है ना कोई मजहब। सिर्फ 18 साल की उम्र में माँ का कत्ल हो जाता है, जिसके इंतकाम की खातिर ताकतवर शख्स बनना चाहता था। फायरिंग के तबादले होते थे, जमीनों पर झगड़े होते थे। लियाकत बंगश को ANP की सपोर्ट हासिल थी। मुदस्सर चीफ हंगू से ताल्लुक रखने वाला एक अहले तशी था। इनके चर्च, हीरोइन, जुआ के अड्डे चलते थे। गुलिस्तान जौहर, पहलवान गोट अक्सर व बेशतर मैदान जंग बने रहते थे। गुलिस्तान जौहर में खौफ दहशत की अलामत लियाकत बंगश। तो दोनों ग्रुप एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। रोशनियों के शहर कराची को धमाकों के शहर में तब्दील कर दिया गया। वसी इकबाल उर्फ छोटा मुदस्सर चीफ के ग्रुप के लिए काम कर रहा था। क्लाशनकोफी होती थी, 9mm पिस्टल, TT पिस्टल होते थे, बाजू का हैंड ग्रेनेड लेके जाते थे। उन्होंने गुलिस्तान शौहर से अगवा किया, टॉर्चर करके फिर उसको कत्ल करके फेंक दिया। तकरीबन 18 के करीब टारगेट किलिंग की वारदातों का एतराफ़ किया है। 20 किलो एक्सप्लोजिव पिस्टल और हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। दर्जनों लोगों की जानें ले ली, बेमकसद लोगों को टारगेट किया। ऑर्डर चलता था चीफ का। वसी उर्फ छोटा के नाम से एक टारगेट किलर गिरफ्तार किया है। 32 से जायद कत्ल की वारदातों का इंकशाफ किया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जराइम पेशा अफराद का ना तो कोई दीन होता है ना कोई मजहब और ना ही उनकी कोई सियासी वाबस्तगी होती है। वो बज़ाहिर तो इन ग्रुपों के साथ वाबस्ता होते हैं, सियासी पार्टियों में भी होते हैं, मजहब और मसलक का नबादा भी उड़े होते हैं, लेकिन दर हकीकत वो अपने जुराइम की पर्दापोशी के लिए और इन पार्टियों को, इन ग्रुपों को और जो भी प्लेटफॉर्म ये यूज़ करते हैं वो एक ढाल के तौर पे यूज़ करते हैं ताकि उनके जुराइम ढके रहें। और जब भी पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारे इन जुराइम पेशा अफराद पे हाथ डालें, ये सियासी पार्टियाँ और मजहबी पार्टियाँ ये सब उसके दिफा में आ जाएँ। आमतौर पर पाकिस्तान में रवाज है, आपने देखा है कि जब भी किसी सियासी पार्टी के कारकुन पे हाथ डाला जाता है, बेशक वो जुर्म की दलदल में धंसा हुआ हो, दर्जनों कत्ल किए हों, लेकिन सियासी पार्टियाँ या मजहबी पार्टियाँ उसे बेगुनाह सियासी कारकुन करार देती हैं। तो ये एक ट्रेंड है पाकिस्तान में, बड़े तवील अरसे से चला आ रहा है, दुनिया भर में बल्कि, कि क्रिमिनल ग्रुप जो हैं वो किसी न किसी प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हैं, चाहे वो सियासी हो, मसलकी हो, मजहबी हो। ये जुराइम पेशा अफराद इन ग्रुपों के लिए ज़मीनों पर कब्ज़े, मुखालफिन पे हमले और भत्ताखोरी, धौंस धांधली और इलेक्शन में ये बड़ी एक ताकत होते हैं किसी भी सियासी पार्टी की। तो उसके बदले में जो सियासी पार्टियां या जो ग्रुप इनकी मदद करते हैं, उसके बदले में ये लोग फिर जब इलेक्शन या जो भी ये काम इनसे कहा जाता है वो करते हैं। मेरी आज की कहानी का एक मरकज़ी किरदार जो है एक ऐसा नौजवान है जो नहायत ही कम उम्री में जुर्म की दलदल में धंसना चला गया। और उसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि पहले उसके माँ बाप में जो अलहदगी हुई उसका असर उस पर पड़ा। फिर तंगदस्ती और गुर्बत में उसका बचपन, फिर जब वो जवान हुआ सिर्फ 18 साल की उम्र में उसकी माँ का कत्ल हो जाता है, जिसके इंतकाम की खातिर वो एक ताकतवर शख्स बनना चाहता था और वो उन जुराइम पेशा अफराद से, उन कातलों से बदला लेना चाहता था जिन्होंने उसकी माँ का कत्ल किया था। उसने फैसला किया कि किसी जुराइम पेशा ग्रुप में शामिल होकर अपने आप को मजबूत किया जाए, इतनी ताकत हासिल की जाए कि वो अपनी माँ के कातलों से बदला ले सके। 2012 में मैंने एक गैंगस्टर गिरफ्तार किया जो कि दर्जनों कत्ल की वारदातों में मुलविस था। और गुलिस्तान जौहर में 2 ग्रुप काम कर रहे थे, एक मुदस्सर लंगड़ा उर्फ चीफ जिसका एक बहुत बड़ा ग्रुप था पहलवान गोट गुलिस्तान जौहर में, और एक लियाकत बंगश, इसका भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। तो ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से अक्सर व बेशतर फायरिंग के तबादले होते थे, ज़मीनों पर झगड़े होते थे, भत्ते पे झगड़े होते थे और दोनों ग्रुप एक ही जैसी ताकत रखते थे। दोनों के पास जुराइम पेशा अफराद थे। लियाकत बंगश को ANP की सपोर्ट हासिल थी, जबकि उसने
बहुत से ऐसे कालेदम तंजीमों के लोग भी अपने साथ रखे थे जो कि वज़ीरिस्तान में वांटेड थे केसेस में, लेकिन यहाँ पर पनाह लेने के लिए जब कराची आते तो लियाकत बंगश का प्लेटफार्म भी इस्तेमाल करते थे। और उसके पीछे एक और रीज़न भी था, उसका मुखालिफ मुदस्सर चीफ, वो एक हंगू से ताल्लुक़ रखने वाला एक अहले तशी था। उसके एक नेटवर्क था पूरा जिसमें बहुत से जुराइम पेशा लोग शामिल थे, और उसने इस जुराइम पेशा नेटवर्क को बनाने के लिए बहुत सी तंजीमों की मदद हासिल की थी। MQM उसकी सपोर्ट पे थी और बज़ाहिर वो MQM के लिए ANP को टफ़ टाइम दे रहा था उस एरिया में, लेकिन चूँकि ये एक मजबूत शिया बैकग्राउंड रखता था तो जो शिया मिलिटेंट्स ग्रुप थे मुख्तलिफ एरियाज़ में काम करते थे वो भी इसकी दरपर्दा मदद करते थे। MQM जो थी वो भी इसकी हिमायती थी, और उसके पेश नज़र वही ANP वाला था मसला, और दूसरा इलाके में एक ताकत हासिल करने वाली लड़ाई भी थी उस वक्त। इसके अलावा GSM कौमी महाज के बहुत से जुराइम पेशा अफराद थे, टारगेट किलर थे, वो भी इसी ग्रुप के लिए काम कर रहे थे। और ये जितने जुराइम पेशा लोग थे ये इनका कोई मकसद नहीं था, इन सियासी पार्टियों और इन प्लेटफार्म को यूज़ कर रहे थे अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी को जारी रखने के लिए और बचाव के लिए। ये ज़मीनों पर कब्ज़े करते थे, ये दोनों ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, ज़मीनों पर कब्ज़े और सुपारी लेकर किसी शख्स की उसको कत्ल करना, पुलिस पर हमले, इनके चरस, हीरोइन और जुआ के अड्डे चलते थे इलाके में। लोकल पुलिस बेबस थी इनके सामने, और पुलिस के पास कोई चारा नहीं था कि वो या तो इनके साथ मिली भगत करके वो जुए के अड्डे, चरस के अड्डे चलाती थी, ज़मीनों पे कब्जे जो हो रहे थे उसमें वो खामोश तमाशाई बने रहती थी, या फिर किसी एक फरीक का साथ दे रही होती थी। तो गुलिस्तान जौहर, पहलवान गोट और उसके जितने भी करीबी इलाके हैं अक्सर व बेशतर मैदान जंग बने रहते थे। दोनों ग्रुप एक दूसरे पर हमले करते थे, आए दिन अखबारात और TV में ब्रेकिंग न्यूज़ चलती थी। गुलिस्तान जौहर में खौफ व दहशत की अलामत लियाकत बंगश बाकायदा इनके जिम्मेदार है, लियाकत बंगश उनका जिम्मेदार है। वो नाम लेकर बाकायदा उनके यूनिट ऑफिस पर हमला किया है कि फ़लाँ शख्स का कत्ल हो गया, फ़लाँ जगह लोग बैठे थे उस पर अटैक हो गया। तो दोनों ग्रुप एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ते थे। रोशनियों के शहर कराची को अंधेरों, कत्ल गारत गरी, इज़्ज़ा और धमाकों के शहर में तब्दील कर दिया गया। जराइम पेशा अफराद को पूछने वाला कोई नहीं। यूनिट पर फायरिंग किसने की? ये लियाकत बंगश तो घर के छत पर लेटा हुआ है, मैंने खुद मालूम। वसी इकबाल उर्फ छोटा उर्फ तस्लीम उर्फ अरमान, ये उसकी उर्फियतें थी। 1990 में बैंकॉक थाईलैंड में पैदा हुआ। इसके वालिद वहाँ डॉक्टर थे, इसकी वालदा हाउस वाइफ थी और इसकी एक बहन थी। अच्छा, ये तमाम जो मैं आपको इसकी स्टोरी सुना रहा हूँ और जो भी इससे मुताल्लिक़ चीज़ें हैं, कुछ तस्दीक शुदा हैं, कुछ वो हैं जो इसने अपनी इंटरोगेशन, जब हमने इसे पकड़ा तो इसने इंटरोगेशन में बताई थी। तो इसकी वालिदैन में नाचाकी चल रही थी, और वो फिर आपको पता है कि जब किसी घर में सुकून ना हो, उसमें दोनों में इख्तलाफात माँ बाप में इस हद तक पहुँच गए कि अलहदगी हो गई। इसकी माँ अपने बेटे को और बेटी को लेकर कराची आ गई, गुलिस्तान जौहर पहलवान गोट में। और फिर चूँकि पहले खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था, वहाँ बचपन इसका था, लेकिन जब ये कराची गुलिस्तान जौहर में आए तो ज़ाहिर तंगदस्ती में इसका बचपन गुजरा। बहन की शादी हो गई फिर, और जैसे ये जवान होता चला गया, जब 18 साल की उम्र का पहुँचता है तो 2008 में इसकी माँ का अगवा के बाद कत्ल हो जाता है। इसकी माँ जो कि गुलिस्तान जौहर में रहती थी, वो गई है लाइन्स एरिया में जहाँ वसी का मामू रहता था। वहाँ से इसको दो अशखास, अमीन काना और बाबर उर्फ गुड्डू, इन दोनों ने इसकी माँ को किडनैप किया, और उसके बाद अगले दिन इसकी माँ की लाश मिलती है जो कि पहलवान गोट के इलाके से मिली। और ये चूँकि उस वक्त एक सेल फ़ोन की रिपेयर का काम करता था, 250 रुपये मजदूरी पे,
तो इसके पास कोई वसाइल नहीं थे, कोई सिफारिश नहीं थी, कुछ भी नहीं था। इसने बड़ी कोशिश की, भाग दौड़ की अपनी माँ के कातिलों को पकड़वाने के लिए, लेकिन इसके कातिल कानून की गिरफ्त में भी नहीं आ रहे थे, ना ये ढूंढ पा रहा था। इसने फैसला किया कि मेरी माँ कत्ल हुई है और नाहक कत्ल हुआ है उसका, तो उसका बदला लेना चाहिए। इसके ज़ाहिर है अपनी माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। इसने अपने एक दोस्त दिलावर के ज़रिए इलाके के गैंगस्टर मुदस्सर चीफ से मिलने का फ़ैसला किया। अब मुदस्सर चीफ, जैसे मैंने पहले बैकग्राउंड बताया, एक बहुत बड़ा गैंग चला रहा था वहाँ पे। तो ये उसके पास गया और इसने सारा किस्सा सुनाया, अपनी वालदा का बताया। तो इसने कहा कि मुझे आपकी मदद चाहिए। मुदस्सर चीफ ने इसको यकीन दिलाया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारे माँ के कातिलों को ढूंढ कर उसे मारेंगे, और मैं बिल्कुल जो भी मदद होगी मैं करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे गैंग में काम करना होगा। ये तो वैसे ही कोई सहारा ढूंढ रहा था। इसने फ़ौरन हामी भरी और सबसे पहले इसको मुदस्सर चीफ ने इलाके में चर्स बेचने पे लगाया। अब उसके बहुत से कारिंदे चर्स बेचते थे, हीरोइन बेचते थे, तो ये उनमें से एक वसी भी था। अब एक सीधा साधा नौजवान, बिल्कुल गरीब फैमिली का, और ज़ाहिर कोई वालिदैन भी नहीं थे, तो क्या करता, उसने यही काम शुरू किया। और उसके जहन में ये था, जो उसने हमें बताया, कि मेरा इरादा ये था कि किसी तरीके से इस ग्रुप की मदद से अपने वालदा के कातिलों को ढूंढूं और कत्ल करूं, उसके बाद इस राह से मैं तौबा करके निकल जाऊंगा कहीं। लेकिन ये मोहलत इसको फिर आगे मिली नहीं। शुरू में जब ये चर्च बेचता था तो इसको 5,000 महीने की तनख्वाह, जो भी इसको खर्चा चीफ देता था, या चीफ का एक असिस्टेंट था शेराज उर्फ बकरी, ये भी एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल था, गैंगस्टर था, जो कि मुदस्सर चीफ के ग्रुप के लिए काम कर रहा था। शेराज ने वसी को समझाया कि इस गैंग में रहना है तो किस तरीके से काम करना है, तुम्हें हथियार भी सीखने होंगे, फायरिंग करना सीखना होगा, तुम्हें अगर कोई टारगेट दिया जाएगा तुमने वो भी हासिल करना है, दिल खोलना होगा, डरोगे तो ना तुम अपनी माँ का इंतकाम ले सकोगे, ना कोई और काम कर सकोगे। तो उन्होंने इसको चर्च बेचने के साथ साथ पिस्टल, क्लैशनकोफ और रिपीटर चलाने की ट्रेनिंग भी दी। और वही इलाके में वो जब हवाई फायरिंग करते थे, या फिर कोई इनको इतला मिलती थी कि मुखालफिन आ रहे हैं या पुलिस आ रही है, तो जो हवाई फायरिंग करते थे इलाके में, वो इसकी ट्रेनिंग थी। आहिस्ता आहिस्ता इसको पता चल गया असला कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और इसने अपना डर निकालना शुरू किया। मुदस्सर चीफ और लियाकत बंगश के बारे में मैं एक तफसीली व्लॉग बनाऊंगा, जो कि इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में आप देखेंगे। उसमें बहुत सारी डिटेल है, लेकिन आज सिर्फ हम महदूद रहते हैं वसी इकबाल की कहानी पे। इसने आगे चल के क्या किया मैं वो बताना चाहता हूँ आपको, बाकी स्टोरी आपको अगले व्लॉग में बताऊँगा। वसी ने बहुत जल्द इस गैंग में अहमियत हासिल कर ली। वजह इसकी ये थी कि जब भी मुखालिफ ग्रुप से कोई झड़प होती थी, अब ये उसमें हिस्सा लेता था, तो ये था दिलेर, और फायरिंग करना, आगे बढ़ के हमले करना, और जब पुलिस आती थी उस वक्त भी ये पुलिस मुकाबले में आगे आगे रहता था। आहिस्ता आहिस्ता गैंग को अंदाज़ा हो गया कि भाई इसको हम बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बहुत काम कर रखा है। अब उन्होंने इसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी, और ये 2008, 9 और 10, 11 ये उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। तो इसको उन्होंने शुरू में 5,000, फिर 10,000 इसकी तनख्वाह कर दी। इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता इसको अलग से ख़र्चा भी मिलता था। जबकि इलाके में जब भी कोई किसी प्लॉट पे कब्ज़ा करते थे, ज़मीनों पे कब्जे करते थे, उसका बोनस इसको और लड़कों को अलग से मिलता था। जबकि बत्ताखोरी और उससे जो रकम हासिल होती थी उसमें से भी कुछ न कुछ इन लड़कों का हिस्सा होता था। मंशात फरोशी से तो जो इनकी तनख्वाहें बंदी हुई थी वो तो चल रही होती थी, लेकिन ये सिलसिला भी था, भी खुशहाल था पैसों में भी। इसके पास अब एक 9mm पिस्टल और इसके पास एक CD70 या 125 मोटरसाइकिल हर वक्त रहती थी, जो कि इसको शेराज ने दी थी। और मतलब गैंग इसको हर तरीके से अपने साथ रखने के लिए इसको सहूलतें भी दे रहा था, और इसको इससे काम भी ले रहे थे। इसकी दिलेरी और फायरिंग में महारत देखते हुए मुदस्सर चीफ ने और उसके असिस्टेंट शेराज ने अब इसके ज़िम्मे ये लगाया कि आपने
राबिया सिटी और उसके आसपास के इलाकों में जाना है और लियाकत बंगश और उसके जो भी साथी हैं, जो भी नज़र है, उनको टारगेट करना है या फिर आपने इंफॉर्मेशन हासिल करनी है। वसी इकबाल अब इसी काम पे लग गया। उसने इनके बारे में मालूम, जो मुखालफिन थे उनके बारे में मालूमात हासिल करना शुरू की। ये भी जाता था राबिया सिटी, जहाँ लियाकत बंगश का होल्ड था, उस एरिया में जाता था। और शुरू में इसको लोग इतना जानते नहीं थे चेहरे से, लेकिन बाद में तो पता चल गया लोगों को ये किसके लिए काम कर रहा है, लेकिन शुरू में चेहरे से जानते नहीं थे। बैकग्राउंड उसका पंजाबी फैमिली से ताल्लुक़ था, तो इसलिए भी इतना ख़ास इस पर कोई शक नहीं करता था। ये जाता था वहाँ से रेकी करके आता था, उसके बाद ये जाकर अपने साथी, या तो इसके साथी अटैक करते थे, वहाँ फायरिंग करते थे, या ये खुद भी जाकर वहाँ फायरिंग करता था उनके साथ नकाब पहनकर। ये सब करते हुए ये अपनी माँ के कातलों के लिए भी तलाश में रहा और इसने अपने एक कज़न को, इसके मामू का बेटा था, उसको भी लगाया अपने साथ और ये मिलके कातलों को ढूंढते रहे। इनके पास इंफॉर्मेशन आती थी, लेकिन वो पूरी इंफॉर्मेशन होती नहीं थी, जिसकी वजह से अक्सर व बेशतर ये जब जाते थे होता ये था कि टारगेट वहाँ नहीं होता था या इंफॉर्मेशन गलत होती थी, कुछ न कुछ गड़बड़ होती थी, जिसके वजह से इनका काम नहीं हो पाता था। वसी ने मुतअद्दिद बार मुदस्सर चीफ से जिक्र किया कि जी मेरी माँ के कातिल अभी तक फिर रहे हैं, उनका कुछ नहीं हुआ, तो मेरी मदद करें। चीफ उसे दिलासा देता रहता था, आसरा देता था कि ठीक है हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ढूंढ निकालेंगे, तुम खुद भी कोशिश करो, ढूंढो, हम मारेंगे उनको। शहराज से भी इसने कहा, उसने भी यही कहा। शहराज और बकरी खुद भी टारगेट किलर था और गैंग में चीफ के बाद वो उसका असिस्टेंट था, चीफ के बाद उसी का ऑर्डर चलता था। उसने भी कोशिश की और अपने तौर पे उसने भी कहा कि जी मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारे जो माँ के कातिल उनको ढूंढने की, और उसको जैसी इंफॉर्मेशन मिलती है मैं तुम्हें बताऊँगा और चल के उनको कत्ल कर देंगे। लेकिन ये सब कहानियाँ थी। ये मुदस्सर चीफ या शहराज की तरफ से कोई ख़ास कोशिश नहीं की गई और उनका मकसद ये था कि काम चल रहा है, जिस तरीके से चलने दो, अगर इसको खुद पता चलता है तो ठीक है, इसकी मदद कर देंगे, वरना हमें क्या ज़रूरत है कि किसी और पंगे में पड़ें। अब इसने मुदस्सर चीफ के कहने पर एक हिटमैन का काम करना शुरू कर दिया। हिटमैन क्या था? अब बहुत से ऐसे टारगेट दिए गए और जिसमें ये अपने साथियों के साथ जाता था और उन लोगों को ढूंढ कर, जिनके लिए था, उनके रेकी करना, उसके बाद उनको अपने साथियों के साथ जाकर कत्ल करना। इसने इस सिलसिले में 2010-2011 में 1 दर्जन से ज़्यादा कार्रवाइयाँ की। वसी उर्फ छोटा के नाम से एक टारगेट किलर गिरफ्तार किया है, जो कि मुदस्सर चीफ ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। इसने 32 से ज़ायद कत्ल की वारदातों का इंकशाफ किया है और इसने गुलिस्तान जौहर, शारा फैसल, एयरपोर्ट और सचल के इलाके में मुख्तलिफ केसेस इसके खिलाफ दर्ज हैं। पुलिस को मतलूब था। बहुत से ऐसे इसने लोग मारे जो कि इनके ग्रुप के मुखालिफ थे। कुछ लोग मुखबरी के शुबे में मारे, कुछ लोग ऐसे थे ज़मीनों का तनाज़ा था। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग थे जिनकी मुदस्सर चीफ के साथ दुश्मनी थी, या कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ सुपारी देकर कत्ल किए गए थे, और ये तमाम अहकाम इस मुदस्सर चीफ या शहराज देते थे। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इस ग्रुप में मुख्तलिफ तंजीमों के लोग काम कर रहे थे और इनका मुश्तरका एक मकसद था पैसा कमाना। तो चीफ के साथ GSN कौमी माज, MQM और बहुत से दूसरा मिलिटेंट ऐसे ग्रुप थे जिनके लोग इसके साथ थे। तो ये अक्सर और बेशतर एक दूसरे के काम भी करते थे और मुश्तरका कार्रवाइयाँ भी करते थे। तो इसमें जो एक मखसूस टीम थी जो वसी इकबाल के साथ काम करती थी, वो ग्रुप, उसमें शामिल थे शहराज राव, मोहम्मद अरस्तु, शफकत चांडियो, अली यूनुस, नवीद खान, साजिद पठान, सिकंदर चांडियो। ये तमाम लोग वो थे जिन्होंने एक टीम की एक शक्ल बन चुकी थी इनकी, और इन्होंने 1 दर्जन से ज़्यादा कार्रवाइयाँ वो थी जो इस पूरे ग्रुप ने मुश्तरका तौर पे की थी। इन्होंने शारा फैसल में 2 अफराद का कत्ल किया, करार अली और मोहम्मद शारिक। इसी तरीके से सचल के इलाके में अयाज खान का कत्ल किया। सचल में एक और इन्होंने 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ की जो ज़मीनों के तनाज़े पे, और वहाँ भी इन्होंने 2 अशख़ास को अलग अलग मारा।
असगर खान नामी एक शख्स था, उसको चीफ के कहने पे इन्होंने गुलिस्तान जौहर में मर्डर किया। गुलिस्तान जौहर में उमैर नाम के शख्स को इन्होंने कत्ल किया। मुनव्वर इकबाल नाम का एक शख्स था जिसकी सुपारी शहराज ने दी थी और गुलिस्तान जौहर में इसका मर्डर किया। सादिक अली नाम का एक शख्स था, उसको भी इन्होंने चीफ के कहने पे गुलिस्तान जौहर के इलाके में कत्ल किया। और ये तमाम कत्ल में यही जो 5-6 लोगों के मैंने नाम बताए ये सब साथ शामिल होते थे। इनके पास क्लैशनकोफ होती थी, 9mm पिस्टल, TT पिस्टल होते थे, बाजू का हैंड ग्रेनेड लेके जाते थे। मोहम्मद सलाम और महर सलाम इसको सचल में मारा। अब्दुल वाहिद को इन्होंने गुलिस्तान जौहर में मारा। मुस्लिम खान नामी एक शख्स को इन्होंने गुलिस्तान जौहर से अगवा किया, टॉर्चर करके फिर उसको कत्ल करके फेंक दिया। इसके अलावा और भी मर्डर हैं, लेकिन कराची में इन्होंने तकरीबन 18 के करीब टारगेट किलिंग की वारदातों का एतराफ़ किया है। 20 किलो एक्सप्लोजिव और इनसे पिस्टल और हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। आप देखें कि इस ग्रुप ने बहुत ही कम अरसे में दर्जनों लोग मारे और पुलिस और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे वो इनके खिलाफ उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं कर पाए थे। मैंने जब इस ग्रुप पे काम शुरू किया, मुझे टास्क दिया गया, तो मेरे लिए चूँकि हमारा काम कुछ और किसी और नीयत का, हम ज़्यादातर टेररिज्म पे काम कर रहे होते थे या फ़िरका वाराना तंजीमें, लश्कर जंगी, तालिबान, सिपा मोहम्मद या दूसरी अलकायदा, इन चीज़ों पे हम काम कर रहे थे, तो ये हमारी प्रायोरिटी ये काम नहीं होते थे, जो गैंग होते थे। लेकिन बहरहाल चूँकि हमें जब टास्क दिया गया, गुलिस्तान जौहर और कराची में मुख्तलिफ जगहों पे गैंग जिस तरीके से खून रेजी कर रहे थे, तो जब मुझे टास्क दिया गया तो मैंने दोनों ग्रुपों पे काम किया। सबसे पहले मैंने एक व्लॉग भी बना चुका हूँ, लियाकत बंगश, और उसको गैंग को मैंने गिरफ्तार किया। वो एक पहले उस पर व्लॉग है, आप देखेंगे, आपको यकीनन पसंद आएगा। इसी तरीके से जब मैंने मुदस्सर चीफ पे काम शुरू किया इसके गैंग पे, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये गैंग थोड़ा सा मुश्किल है इस पे काम करना। रीज़न ये कि इस गैंग की दहशत बहुत थी पहलवान कोट में, और ज़्यादातर ये जुड़ के रहते थे वहाँ पे। पुलिस वहाँ जाती थी, मुखबरी का निज़ाम इनका अच्छा था, पहले इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। लोकल थाने में मुखबरी थी, मुखबर थे इनके जो इनको पहले से इन्फॉर्मेशन दे देते थे। अगर बाहर से कोई एजेंसी के लोग आते थे, CTD वाले, CID वाले या दूसरे इदारे, तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे जो मंशियात बेचते थे इनके लिए वो मुखबरी करते थे। बड़ा एक सिस्टम था। लेकिन चूँकि जब लियाकत बंगश पकड़ा गया, दूसरे लोग उसके गैंग के दरबदर हो गए, तो अब इस ग्रुप ने जब राबिया सिटी और उसके आसपास के इलाकों में आना जाना शुरू किया और वहाँ खुलेआम घूमना शुरू किया, तो हमारे लिए थोड़ा सा काम आसान हो गया। मेरे कुछ इन्फॉर्मर्स थे वहाँ पे जिनकी मदद से मैंने इस ग्रुप का पैटर्न जब चेक किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ और मालूमात मिली कि वसी इकबाल ये राबिया सिटी और इसके आसपास के इलाकों में अब ज़्यादा नज़र आता है। ये अक्सर उस इलाके में जो बताखोरी या दूसरे इसके धंधे थे उस सिलसिले में आता था, तो ये राबिया सिटी और उसके सामने बैठने लगा था। इसलिए मैदान साफ था, लियाकत बंगश वाले आगे पीछे थे, कुछ पकड़े गए थे, कुछ आगे पीछे थे, तो मैदान इनके लिए साफ था। तो मेरे पास एक इन्फॉर्मर था, वो भी इनके ग्रुप में कभी काम करता रहा था और ख़ुद भी जुर्म पेश आदमी था। तो एक झड़प में इन्होंने अपने कुछ साथी मारे थे, जिसमें से उस शख्स का भी कोई अजीज़ था। तो बहरहाल उस इन्फॉर्मर ने जब मेरी मदद की तो मेरे पास ये तमाम चीज़ें आनी शुरू हुई। और एक दिन जब हमने इस पर गुलिस्तान जौहर के इलाके में रेड किया तो ये राबिया सिटी के करीब ही था और इसके पास उस वक्त क्लैशनकोफ भी थी, एक हैंड ग्रेनेड था और ये वहाँ इसका माल बिक रहा था। माल क्या था? चर्स और हीरोइन का इसने एक नेटवर्क था। गुलिस्तान जौहर में आपको पता है उस ज़माने में पहलवान गोड में तो इनके अड्डे चल रहे थे, लेकिन जहाँ जहाँ ये कब्जा करते थे, आगे बढ़ते जाते थे, वहाँ भी ये सिलसिला चलता था। तो बहरहाल जब इस पर रेड किया है तो ये बड़े आराम से वहाँ बैठा था, नशा किया हुआ था, शराब के नशे में धुत था और इसके उस वक्त एक और लड़का था इसके साथ। तो वो लड़का ऐसी था जो काम हल्के फुल्के काम करते हैं, इनके लिए कोई मालशिया टाइप का, इस टाइप का लड़का था। तो ये वहाँ बैठा हुआ था। जब हमने वहाँ रेड किया तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि हम जैसे अंदर जाएंगे तो वहाँ पे और लड़के भी होते हैं, तो इनको भागने का मौका मिल जाएगा या फायर करेंगे
तो उसमें इसके निकलने के चांसेस ज़्यादा थे। तो हमने प्लान किया और हम लोग उसमें जो 4 लोग गए पहले, वो गए एक एम्बुलेंस में। अब एम्बुलेंस में तो किसी को शक नहीं होगा, एक प्राइवेट एम्बुलेंस थी, वो हमने अरेंज की किसी तरीके से, और उसमें जब हम अंदर गए तो इसको समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ है। और उसके बाद मोटरसाइकिलों पे हमारे कुछ जवान मोटरसाइकिलों पे आए, लेकिन जब तक इसको मौका मिलता तो एक टीम जो एम्बुलेंस में थी वो, और एक जो मोटरसाइकिलों पे जो लड़के बाद में आए, हमने इसको इस तरीके से काबू किया। इसके पास लोडेड क्लैशनकोव भी थी इसके साथ पड़ी हुई, लेकिन ये कुछ नहीं कर सका। इसके पास ग्रेनेड भी था, ये कुछ नहीं कर सका, और इसको हमने काबू करके आराम से वहाँ से ले आए। और जब इसको लेके आए तो इसने ज़ाहिर पुलिस के सामने, अब जब ये गैंगस्टर हो कोई भी हो बेबस होता है, उसने पूरी बात बताई, तमाम चीज़ें बताई, और उसको अफसोस था, मतलब था समझदार लड़का, बात करता था समझदारी से पूरी। उसने डिटेल भी बताई, अपने जुराइम भी बताए, और उसको इस चीज़ का बार बार पछतावा ज़रूर था कि उसने अपनी सीधी सादी ज़िंदगी तबाह भी की माँ का इंतकाम लेने के लिए, माँ के कत्ल का बदला लेने के लिए, लेकिन ना वो बदला ले सका, ना वो अपनी ज़िंदगी संवार सका, ना कुछ और उससे काम हो सका। वो जुराइम की दलदल में इतना धंस गया कि बस वो एक किलिंग मशीन बन गया, और उसको ऑर्डर मिलता था और वो टारगेट को मारने के लिए अपनी टीम के साथ चला जाता था। बहरहाल उसने बाद में उसको पछतावा भी था कि उसने बेगुनाह लोगों की जान ली। और जब उससे मैंने पूछा कि तुम तो खुद एक चीज़, ये तकलीफ़ और ये दुख देख चुके थे, तुम्हारी माँ कत्ल हुई थी, तो तुम कैसे किसी की जान लेते थे, तुम्हें तकलीफ़ नहीं होती थी? तो उसने बताया कि जी शुरू में मुझे, जब मैं करता था, मेरे हाथ कांपते थे, और मारने के बाद दुख भी होता था, रोता भी था शुरू में, लेकिन उसके बाद नशे की लत ऐसी लगी, चरस पीता था, शराब पीता था, तो उसके बाद कहता है नशे की लत ऐसी लगी कि जैसे ही कार्रवाई करके आते थे नशे में डूब जाते थे, कुछ पता नहीं चलता था, बल्कि ज़्यादातर कार्रवाइयाँ भी नशे में करते थे। तो बाद में लेकिन पछताने से क्या फ़ायदा, दर्जनों लोगों की जानें ले ली, मासूम लोगों की, और बेमकसद जिन लोगों को टारगेट किया, इसे भी पता नहीं था कौन लोग हैं, बस वो एक ऑर्डर चलता था चीफ का या फिर शिराज का, उस पर काम करते थे। बहरहाल उसने बहुत सी काम की बातें बताई, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मुख्तसर व्लॉग है, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो दिलचस्पी की हैं, लेकिन मेरा इरादा है कि जब मैं लियाकत मंगश और मुदस्सर चीफ की गैंग वॉर पे जो व्लॉग बना रहा हूँ, वो चीज़ें उसमें आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आप मिलेंगे अगले व्लॉग में।